तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां युद्ध खत्म करने में मददगार होगा पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। जी हां, किसी और ने नहीं बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र ने सबसे बड़ा बयान दिया है दोस्तों, जो कि पूरी दुनिया में मैसेज जाने वाला है। तो वहीं दोस्तों यहां तक कहा गया है कि आज की तारीख भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐतिहासिक तारीख है। बताएंगे पीएम मोदी को जोड़कर ये कितनी बड़ी और हर भारतीय के लिए गर्व की बात कही है दोस्तों यूरोपीय यूनियन के राजदूत ने। तो वहीं बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का कूटनीतिक दाव है ये जुलाई में रशिया तो अगस्त में यूक्रेन का दौरा, दो कट्टर दुश्मनों में कैसे संतुलन को साध रहा है अपना भारत। दोस्तों विस्तार से एक एक जानकारी बताएंगे कैसे पाकिस्तान में पुलिस पर रॉकेट से हमला कर दिया गया, 11 पुलिस कर्मियों की हो गई मौत। जी हाँ दोस्तों, आराम से आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि निरंतर भारत में विकास होते ही रहना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां युद्ध खत्म करने में मददगार होगा पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा। जी हां, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा बयान बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से बयान जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का यूक्रेन दौरा रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने में मददगार साबित होगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन की यात्रा पर शुक्रवार को राजधानी की पहुंच चुके हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की ये पहली यात्रा है और इस दौरान वो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ रशिया यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर मीटिंग करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ तक कि भारत में यूरोपीय यूनियन के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने शुक्रवार को कहा कि 23 अगस्त एक ऐतिहासिक तारीख है। उन्होंने कहा कि इस दिन यूक्रेन का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के साथ मेल खाता है। उन्होंने लिखा कि यूरोपीय संघ यूक्रेनी देश और राष्ट्र का रूसी आक्रमण के खिलाफ खुद का बचाव करने में समर्थन देना जारी रखेगा, यूक्रेन जीतेगा। तो वहीं दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा ही कूटनीतिक दाव चला है। जुलाई में रशिया गए थे और अगस्त में यूक्रेन का उनका ये दौरा दो कट्टर दुश्मनों में कैसे संतुलन साध रहा है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रशिया और यूक्रेन के बीच करीब 2.5 वर्षों से चला रहा संघर्ष तेज हो गया है। बीते जुलाई महीने ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस की राजधानी मॉस्को का दौरा किया था, जहां उनकी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई थी। इन सब के साक्षी आप लोग भी हैं दोस्तों, हम भी हैं। अब अगस्त में पीएम मोदी के की पहुंचने के नई दिल्ली के संतुलन बनाने के रूप में देखा जा रहा है। रशिया और यूक्रेन दोनों पूर्व सोवियत संघ से जुड़े रहे हैं, जिसके साथ भारत के गहरे संबंध रहे हैं। हालांकि नई दिल्ली रशिया और यूक्रेन के साथ संबंधों को सोवियत संघ की छाया नहीं बल्कि मौलिक और स्वतंत्र रूप में देखता है, जो अपने दम पर खड़े हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में भारत ने अब तक बेहद ही संतुलित यानी कि बैलेंस्ड रवैया अपनाया है। दोनों को बराबर लेकर चले हैं पीएम मोदी जी और भारत। पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर ने रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर साफ कर दिया है कि भारत इसे नाटो समर्थित पश्चिम के चश्मे या रशिया के विस्तारवादी नजरिए से नहीं देखेगा। भारत ने युद्ध की निंदा की है, लेकिन आक्रमण के लिए रूस की निंदा करने से परहेज किया, जो कि एक बहुत बड़ी भारत की कूटनीति को दर्शाता है कि रशिया को बुरा भी न लगे और दिल की बात, मन की बात और सच्चाई भारत कह भी सके। जी हाँ, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सोच कर यूक्रेन गए हैं, उसके लिए आप पीएम मोदी जी को ऑल द बेस्ट कहना मत भूलेगा, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव पर खड़े उतरे। तो वहीं आपको बता दें, मोदी जी के यूक्रेन दौरे से रूसी मीडिया में कैसी कैसी चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों, वो देखने वाली बात है। आपको भी बताते हैं, एक रूसी चैनल ने लिखा है कि हालांकि मोदी यूक्रेन में सुरक्षा कारणों से कुछ घंटे ही रुकेंगे। जून में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले देशों में भारत भी शामिल था, लेकिन भारत ने अंतिम घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन में कुछ ही घंटे रुकने का जिक्र करते हुए रूसी टीवी चैनल ने क्या दर्शाने की कोशिश की, उसने ये दर्शाने की कोशिश की, इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जब रशिया आए थे तब रूसी राष्ट्रपति से उनकी घंटों तक बातचीत हुई थी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत जो कि कई घंटों तक चली, जिसमें मोदी जी ने जोर दिया कि संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस मुद्दे पर अमेरिकी मीडिया ने क्या कहा आपको बता दें। सीएनएन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रशिया दौरे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की कड़ी प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए लिखा कि यूक्रेनी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात को भारी निराशा बताया था और उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का एक खूनी अपराधी को गले लगाना शांति प्रयासों को बड़ा झटका है। तो वहीं अमेरिकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी के यूक्रेन दौरे के संबंध में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट को शीर्षक दिया है, यानी टाइटल दिया कि पुतिन को फटकार लगाने के कुछ हफ्ते बाद मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी सपोर्टिव मीडिया ने पीएम मोदी जी की तारीफ तो की है, लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति को विक्टिम बनाने की कोशिश की है और रशिया को कन्विक्ट बताने की कोशिश की गई है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बिल्कुल भी प्लान नहीं था। तो वहीं आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज बता दें, जहां जम्मू से गया पूरे देश को मैसेज, सुरक्षित होंगे डॉक्टर। जीएमसी में सीआईएसएफ की यूनिट तैनात। जी हां, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर के मामले के बाद देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद
डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कई उपायों की मांग की जा रही है। इसी बीच जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी जीएमसी ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जीएमसी जम्मू देश के उन पहले मेडिकल कॉलेजों में शामिल हो गया है जहां इमरजेंसी प्रीमाइसेस में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। जीएमसी प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के साथ लंबी चर्चाओं और विचार विमर्श के बाद इस सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने में सफलता पाई है। इस कदम से जीएमसी जम्मू ने डॉक्टरों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया है, जो कि मेडिकल पेशे में काम कर रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पहल है। तो दोस्तों वहीं बता दें, अमेरिका गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी बात कही और किससे ये बात कही कि भारत कभी भी दूसरों की पीठ में छुरा नहीं मार सकता। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस समय अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा में लगे हैं। वो वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ भारतीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे पूरी ईमानदारी से काम करें। आपको भारत के प्रति समर्पित होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ काम कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका के प्रति आपके समर्पण पर भी सवाल नहीं उठना चाहिए, तभी भारतीयों की धारणा अच्छी होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि छल कपट हमारे चरित्र में नहीं है, हम धोखा खा सकते हैं लेकिन दूसरों को धोखा नहीं दे सकते। ये संदेश दुनिया को जाना चाहिए। जी हाँ, भारत विश्व में सभी जाति और धर्मों के लोगों को एक परिवार मानता है। रक्षा मंत्री ने इस दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर भी बयान दे दिया। ऐसे में दोस्तों वाकई में अगर आप भी मानते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बात कही है राजनाथ सिंह जी ने कि भारत कभी भी पीठ पर वार नहीं करता, दूसरों की पीठ में छुरा नहीं मार सकता। तो इस कथन पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान में पुलिस पर रॉकेट से बड़ा हमला, 11 पुलिस कर्मियों की इंस्टेंटली मौत। जी हाँ, कई हुए घायल। बता दें, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गुरुवार को पुलिस कर्मियों पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले में कम से कम 11 जवानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये हमला तब हुआ जब लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले में माचा पॉइंट पर पुलिस की 2 वैन कीचड़ में फंस गई। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि इस बीच डकैत वहां पहुंच गए और पुलिस पर रॉकेट से हमला कर दिया। 11 पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए, जबकि उनमें से कुछ को बंधक बना लिया गया और बाकी घायल हो गए। ये हाल के वर्षों में पुलिस पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक है। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान में हिंसा और आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि एक ही हमले में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की हताहत होना बड़ा ही रेयर यानी दुर्लभ है। तो वहीं बता दें, एक पाकिस्तानी सैनिक से जब पूछा गया तो उसने बताया है कि उसका भाई लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी है। जी हाँ, पूछताछ में इसने कई खुलासे किए हैं। दोस्तों ये अलग खबर है लेकिन बड़ा ही गौर करने वाली बात है। दरअसल लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी इजहार हुसैन ने पूछताछ के दौरान कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। पाकिस्तानी मूल के इस आतंकी को भारतीय सेना ने पकड़कर पुंछ पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद इजहार हुसैन उर्फ सैयद जाहिद हुसैन से दूसरे दिन कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में आतंकवादी ने खुलासा किया कि उसके 3 भाइयों और बड़ा भाई पाकिस्तानी सेना यानी पीओके रेजिमेंट या फिर आजाद कश्मीर रेजिमेंट से रिटायर हो चुका है। वो अपने 2 भाइयों के साथ पीओके में रहता है और पुंछ के सुरन कोट में भी उसके रिश्तेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछताछ में आतंकी इजहार ने स्वीकार किया कि वो उल्लू नाला में 2 बार पहले भी रेकी करने के लिए आया था। हालांकि पहले AIOS बाढ़ के इतने करीब नहीं आया था, उसे लश्कर के संचालकों ने काम दिया था। यानी कि दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार पाकिस्तानी सैनिकों के तार आतंकवादियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सैनिकों में आतंकवादी भी छिपे हुए हैं अलग मुखौटा पहनकर। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों? तो वही बता दें, बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत को दिखाई आंख। इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की दे दी चेतावनी। दोस्तों बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने भारत को लेकर भी एक सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। शेख हसीना के जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। बांग्लादेश की नई सरकार ने अब तीस्ता जल विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की बात कही है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जल और पर्यावरण मामलों की मंत्री रिजवाना हसन ने कहा है कि बांग्लादेश तीस्ता जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने पर विचार करेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नाम लेकर रिजवाना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार दोनों देशों के बीच नदियों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी। रिजवाना ने कहा कि ममता बनर्जी के पानी नहीं देने वाला बयान भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हम तीस्ता के पानी को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। इसके बारे में नई दिल्ली से भी बातचीत की जाएगी। हमें पानी मिलेगा या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया ही जाएगा। दोस्तों उसने अपनी तल्खी के बाद भारत के साथ अच्छे संबंध तक की बात को भी दोहराया। उसने कहा कि हम भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे लेकिन अपनी मांगों को भी उठाएंगे। तो दोस्तों वहीं बता दें कि बांग्लादेश में बाढ़ जैसे हालात भारत को ठहरा दिया जिम्मेदार, तो इंडिया ने भी अंतरिम सरकार को दिखा दिया आईना। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दावा किया है कि भारत की ही वजह से उनके देश में बाढ़ आई है, क्योंकि त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने बांध के फाटक खोल दिए गए हैं। इसके कारण ही बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। हालांकि भारत ने बांग्लादेश के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये समस्या दोनों के लिए है, इस वजह से दोनों पक्षों को परेशानी होती है, इसका समाधान खोजने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने कहा कि हमने देखा है कि
बांग्लादेश की पूर्वी सीमा के जिलों में बाढ़ त्रिपुरा में नदी के बांध खोलने के कारण आई है, लेकिन ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उसने कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी इस वर्ष की सबसे भारी बारिश हुई है, इस वजह से पानी ज्यादा हुआ है। बांग्लादेश में बाढ़ मुख्य रूप से बांध के नीचे बड़े जल ग्रहण क्षेत्रों के पानी के कारण आई है। यानी कि दोस्तों भारत ने लगे हाथों बांग्लादेश को उसी के अंदाज में उसी को करारा जवाब दे दिया है। तो वहीं बता दें नेपाल में भीषण हादसे की खबर है दोस्तों, हर भारतीयों के दिल को यह खबर दहला देगी। 40 भारतीयों को ले जा रही बस नदी में गिरी, अभी तक 18 लोगों की मौत की खबर है और आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। आपको बता दें मध्य नेपाल में शुक्रवार को एक भारतीय यात्री बस के मर्सियांगडी नदी में गिर जाने से कम 18 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बस में 40 यात्री सवार थे। इस तरह चालक, सहचालक और कंडक्टर को मिलाकर बस में कुल 43 लोग सवार थे। सभी यात्री महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। बस ने 8 दिन के परमिट के साथ 20 अगस्त को रूपन्देही के बेलहिया चेक पॉइंट गोरखपुर से नेपाल में प्रवेश किया था। दुर्घटना तनहुन जिले के आईना पहाड़ा में हुई है। सशस्त्र पुलिस बल नेपाल आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण विद्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माधव पौडेल के नेतृत्व में 45 कर्मियों की एक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। बचाव अभियान शुरू किया जा चुका है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार लगभग 18 शव बरामद किए गए हैं। 17 को सुरक्षित बचा लिया गया है। 8 लोग अब भी लापता हैं। दोस्तों ऐसे में जो घायल है उनको जल्द से जल्द ठीक होने की कामना आप लोग जरूर करिएगा, भगवान से प्रे करिएगा। लेकिन दोस्तों जो 18 लोग ने अपनी जान गंवा दी है, वाकई में उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी हम फील कर पा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी के यूक्रेन दौरे के बीच अमेरिका ने भी चला दिया बहुत बड़ा दांव 3 देशों के लिए। ये टाइमिंग क्यों है खास दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को राजधानी कीव पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही ये खबर बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने बड़ा दांव चला है दोस्तों। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रशिया के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को $125 मिलियन की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। गुरुवार को बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने एक रिपोर्ट में बताया है कि $125 मिलियन के नए सैन्य सहायता पैकेज में एक डिफेंस मिसाइल, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स के लिए गोला बारूद, एंटी आर्मर मिसाइल, काउंटर ड्रोन तकनीक और जेवलिन समेत कई रक्षा उपकरणों की एक श्रृंखला शामिल होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल अमेरिकी सरकार ने इस आर्थिक मदद का सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने इसकी अनुमति दे दी है और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यूक्रेन यात्रा समाप्त होने के बाद शुक्रवार की शाम तक इसका ऐलान कर दिया जाएगा। एपी के अनुसार अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के सैन्य सहायता प्राधिकरण का उपयोग यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि यह प्राधिकरण अमेरिकी सरकार को पेंटागन से लिए गए हथियारों के भंडारण का उपयोग करने की भी अनुमति देगा दोस्तों। तो वहीं बता दें अमेरिकी सांसद ने बताया क्या है ड्रैगन का फायदा, चीन चाहता है डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति, क्योंकि पूरी बात बता दें भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने गुरुवार को कहा कि चीन चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने चीन की एक किताब का हवाला देते हुए कहा कि चीन अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत चाहता है। इलिनॉइस से सांसद कृष्ण मूर्ति शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले एकमात्र भारतीय अमेरिकी सांसद है। प्रतिनिधि सभा में चीन से जुड़े मामलों की एक समिति के वरिष्ठ सदस्य कृष्ण मूर्ति ने कहा कि चीन के एक शीर्ष नेता ने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है अमेरिका अगेंस्ट अमेरिका और उन्हें लगता है कि वे इस तरह जीत जाएंगे। अमेरिका को हराने का एकमात्र यही तरीका है कि खुद अमेरिका अपने आप को हरा दे। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों मैं पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश की राष्ट्रपति बनूंगी। जी हाँ, डेमोक्रेटिक दल के सम्मेलन में कमला हैरिस का बयान, अमेरिका के हिंदू करेंगे उनका समर्थन। दोस्तों अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और देश की वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बृहस्पतिवार को वादा किया है कि वो ऐसी राष्ट्रपति बनेंगी जो देश के लोगों को एकजुट कर सके। हैरिस ने कहा कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव किसी एक पार्टी या गुट के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि अमेरिकियों के रूप में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तैयार करने का मौका है। हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए किसी प्रमुख दल की उम्मीदवार बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली अश्वेत महिला है। तो वहीं आपको बता दें जिस रशिया से दशकों से हथियार खरीद रहा था भारत, अब उसके ग्राहकों को विनाशक मिसाइल बेचने की है तैयारी। जी हाँ, भारतीय डिफेंस सेक्टर ने अस्त्रा मिसाइल के साथ एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है जो देश की पहली स्थानीय रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का व्यापक परीक्षण किया गया है और सुखोई 30 लड़ाकू जेट के साथ एकीकरण किया गया है और अब ये पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस फाइटर जेट के साथ इसे लैस करने की योजना बनाई गई है। अस्त्र मिसाइल आयातित मिसाइलों के लिए एक किफायती विकल्प है। साथ ही ये जबरदस्त प्रदर्शन करने में माहिर मानी जाती है। इसकी सटीकता दर 90% से ज्यादा है और इसकी परिचालन सीमा 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो दोस्तों वहीं बता दें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? बता दें जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो
रहे हैं। हालांकि तब जम्मू कश्मीर राज्य के लिए चुनाव हुए थे, अब केंद्र शासित प्रदेश के लिए जनता वोट डालेगी। 370 और 35A के खात्मे के बाद पहली बार यहाँ की जनता विधानसभा चुनावों में भाग लेगी। लोकसभा चुनावों में यहाँ की जनता ने यह दिखा दिया है कि पुरानी पार्टियां जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस के लिए उनके दिलों में जगह कम हुई है। हालांकि लोकसभा चुनावों में 2 सीट जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हार ये बताती है कि पार्टी का दबदबा अब कमजोर हो गया है। इसके बावजूद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने से जाहिर है कि दोनों पार्टियों को ही मजबूती मिलेगी, पर बीजेपी के लिए उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी में 35 से 40 सीट से ज्यादा जीतने की कुव्वत नहीं दिखाई दे रही। तो वहीं दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, और लगे हाथ दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।